स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। हम कहानी वार्ता में शिकारी नामक कहानी सुन रहे हैं और आज सुनेंगे हम उसका छठा भाग। हमेशा की तरह बाकी बातें कहानी के एंड में। चलिए शुरू करते हैं शिकारी पार्ट 6। छठा ब्लॉर ही था जो अब तक होटल में था। ब्लॉर ने ऐसे कई लोगों को पहचान लिया था जो उस पर निगाह रख रहे थे। उसने अपने गिर्द तगड़ा घेरा महसूस किया और आराम से होटल के कमरे में ही रहा। अब शाम के 7:30 बज रहे थे, परंतु वो कमरे में था। तभी उसे जैकी का फोन आया। तुम अभी तक वहीं हो? जैकी ने पूछा। कितने लोग बच निकले हैं? ब्लॉर ने पूछा। तुम्हारे अलावा सभी? सब साथ हैं या अकेले अकेले? अकेले अकेले। और सब अकेले अकेले ही सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। कोई ट्रेन से तो कोई बस से, कोई प्लेन से। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इंडियन खुफिया एजेंसी ने हम सबके चेहरे कैसे पहचान लिए। स्पष्ट है कि उनके पास हमारी तस्वीरें मौजूद हैं। किसने किया ये काम? सीआईए के किसी गद्दार ने। परंतु हमारी योजना तो गुप्त थी कि। गुप्त? उधर से जैकी का व्यंग से भरा सर झलका। तुम हमारी योजना को गुप्त कहते हो, जबकि हमारे इंडिया पहुंचने से पहले ही ये खबर यहां पहुंच गई कि सीआईए के लोग प्रधानमंत्री की हत्या करने के इरादे से इंडिया पहुंचने वाले हैं। मामला शुरू से ही गलत हो गया। ये खबरें सीआईए से ही लीक हुई हैं। हमारी तस्वीरें इंडिया के जासूसों को मिल जाने जाना हैरत की बात है। यहाँ की एजेंसियों को कम मत समझो। यहाँ की एजेंसियों को कम नहीं समझना है हमने। इन्होंने हमें ढूंढ निकाला। ऐसा हुआ तो हमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किस दम पर गिरफ्तार करते? जैकी बोला। हमने कोई जुर्म तो किया नहीं। सूटल और बॉट का मुझे बहुत दुख है। अपने बारे में सोचो, वो तुम्हें भी मार सकते हैं। जैकी की आवाज कानों में पड़ी। अमेरिकी नागरिक को मारना इनके लिए आसान नहीं है। सूटल और बॉट की मौत याद है? फिर भी ये बात कर रहे हो? वो मौके पर मारे गए हैं। मैं एनकाउंटर की बात कर रहा हूं। हम सब सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। तुम कब पहुंचोगे? सुबह तक ही। परंतु तुम तो इन एजेंटों के घेरे में हो। कितने हैं वो? 10 के करीब हैं। हम लोगों के निकल जाने के कारण वो तुम पर सख्ती से नजर रख रहे हैं। इन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं लखनऊ न भी पहुंचा तो काम तब भी हो जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री बचना नहीं चाहिए। वैसे वहां सख्ती होगी इस बार। पर तुम लोग जगह तैयार कर लोगे शिकार करने की? तुम्हारा लखनऊ पहुंचना संदिग्ध लग रहा है। तुम्हारा लखनऊ पहुंचना संदिग्ध लग रहा है। जैकी की आवाज कानों में पड़ी। मुझे आज तक कोई नहीं रोक सका, तो ये कैसे रोक लेंगे? ब्लॉर का स्वर शांत था। कल लखनऊ में मिलेंगे। जो भी करना सावधानी से करना। ब्लॉर ने फोन बंद किया और टेबल पर रख दिया। ब्लॉर को इंडियन एजेंटों से बच निकलने की चिंता नहीं थी। उसने सोच रखा था कि क्या करना है। 8 बजे ब्लॉर ने इंटरकॉम पर रूम सर्विस के लिए कॉफी के लिए कहा। कॉफी आने तक ब्लॉर खामोशी से बैठा रहा। वेटर आया तो उसने दरवाजा खोला। वो भीतर आया तो दरवाजा बंद कर लिया। कुर्सी पर आ बैठा। वेटर ने कॉफी तैयार करके प्याले में डाली और उसके सामने रखी। ब्लॉर की निगाह इस दौरान वेटर पर ही थी। कॉफी लीजिए सर। वेटर कहकर पलटने लगा तो ब्लॉर मुस्कुरा कर बोला, मैं तुमसे थोड़ा लंबा हूं। वेटर ने ठिठक कर कहा। वेटर ने ठिठक कर ब्लॉर की तरफ देखा। मेरी सेहत भी तुमसे ज्यादा है। वेटर के चेहरे पर उलझन उभरी, पर जवाब में वो मुस्कुराया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। वेटर बोला। पैसा कमाना चाहते हो? ब्लॉर मुस्कुराया। हाँ सर। तो मेरे साइज की वर्दी और टोपी ला दो। मैं तुम्हें $500 दूंगा। $500? इंडिया में ये बड़ी रकम मानी जाती है। लेकिन आप वेटर की वर्दी क्यों?
कुछ लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं, ब्लॉर ने शांत स्वर में कहा। मुझे जरूरी काम से कहीं पहुंचना है, परंतु वो मुझे जाने नहीं देना चाहते। वेटर की वर्दी पहनकर मैं आसानी से निकल सकता हूँ। आधी रात तक वापस आकर तुम्हें वर्दी दे दूंगा। वेटर ब्लॉर को कुछ पल देखता रहा। इस जरा से काम के तुम्हें $500 यानी इंडियन 22-23 हजार रुपया मिल जाएगा। क्या बुरा है? इस बात के पीछे कोई गड़बड़ तो नहीं? तुम्हें क्या लगता है, क्या गड़बड़ हो जाएगी मुझे वर्दी लाकर देने से? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे वर्दी लाकर दी है। जो लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं, मैं उनकी नजरों से बचकर बाहर निकल जाना चाहता हूँ। रास्ता तो तुम मुझे बता ही दोगे कि किस रास्ते से बाहर निकलना बेहतर होगा। वो लोग कहाँ हैं जो आप पर नजर रख रहे हैं? होटल में कई जगह हैं, जैसे लॉबी में, होटल के बाहर, सामने, होटल के पीछे, कोई 10वीं मंजिल पर भी। एक आदमी को मैंने सीढ़ियों पर खड़े देखा था, वेटर बोला। वो भी हो सकता है। $1000 लूंगा, वेटर कह उठा। ठीक है। ब्लॉर खड़ा हुआ। मेरी लंबाई चौड़ाई देख लो, छोटी वर्दी मत लाना कि लगे जिस्म पर जबरदस्ती चढ़ा रखी है। इससे उन लोगों को शक हो जाएगा। $1000 पहले लूंगा। ब्लॉर ने अपने सूटकेस से $1000 निकालकर उसे दे दिए। टोपी लाना मत भूलना, ब्लॉर बोला। वेटर ने डॉलर जेब में रखे और बोला, सब ले आता हूं, 15 मिनट में आता हूं, कहकर वो बाहर निकल गया। ब्लॉर तैयारी करने लगा। उसने सूटकेस से डॉलरों की गड्डी निकाली, रिवॉल्वर निकाला और उन्हें चादर के नीचे रख दिया। बाथरूम जाकर हाथ मुंह धोया। एक जोड़ी कपड़े निकालकर एक लिफाफे में रख लिए कि होटल से बाहर निकल जाने के बाद वेटर वाले कपड़ों से छुटकारा पाकर इन्हें फौरन पहन सके। पासपोर्ट भी निकाल लिया। आधे घंटे बाद वेटर प्रेस की हुई वर्दी के साथ आ पहुंचा। ब्लॉर ने कपड़े उतारकर उस वर्दी को पहना जो कि उसे फिट आई। तुम तो सच में पूरे नाप की वर्दी ले आए, ब्लॉर मुस्कुराया। आपने भी तो पूरा $1000 दिया है सर, वेटर बोला। ये टोपी भी पहन लीजिए। ब्लॉर ने टोपी पहनी। वेटर ने सिर पर रखी टोपी ठीक की और बोला, अब तो आप पहचाने ही नहीं जा रहे। यही तो मैं चाहता था। तुम जाओ, परंतु ये बता दो कि मैं किधर से होटल से बाहर निकलूं। रास्ता समझा दो। वेटर ने 5 मिनट लगाकर रास्ता समझाया और बाहर निकल गया। ब्लॉर ने डॉलरों की गड्डी, रिवॉल्वर और पासपोर्ट जेब में डाले, फिर पैंट कमीज वाला लिफाफा पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला, बाहर निकला, बंद करके आगे बढ़ गया। वो सामान्य ढंग से आगे बढ़ा जा रहा था। 5 मिनट बाद ब्लॉर वेटर के बताए उस रास्ते से होटल के पीछे की गली में आ निकला। सब ठीक रहा था। ब्लॉर को खुशी थी कि इंडियन एजेंटों की नजर से वो बच निकला है। गली में आते ही वो तेज कदमों से गली के किनारों की तरफ बढ़ गया। अंधेरा छा चुका था। गली के बाहर दूर सड़क पर ट्रैफिक की हेडलाइट चमकती दिखाई दे रही थी। गर्मी जैसा मौसम था। गली में तो उसे घुटन सी महसूस हो रही थी कि वो जल्दी से सड़क पर पहुंच जाना चाहता था। अभी 15 कदम ही आगे बढ़ा था कि उसने अपने पीछे मध्यम से कदमों की आवाज की धमक सुनी। वो मन ही मन बुरी तरह चौंका। हाथ कपड़े में छिपे रिवॉल्वर पर आ गया। गर्दन घुमाकर पीछे देखा। तब तक उसकी पीठ से रिवॉल्वर की नाल आ लगी थी। उसका दिल जोरों से धड़का और ठिठक गया। हाथ अभी भी कपड़ों में छिपी रिवॉल्वर पर था और उसे निकाल पाने का मौका उसे नहीं मिल पाया था। वो यही सोच रहा था कि शायद फंस गया। अपना हाथ कपड़ों से निकालकर बाहर कर लो। खाली हाथ रिवॉल्वर हाथ में हुई तो तुम गए। ब्लॉर ने ठीक ऐसा ही किया। तुम्हारी सेहत, कदकाठी, चलने का ढंग ये नहीं बताता कि तुम वेटर हो, परंतु वेटर की वर्दी पहन रखी है तुमने। वो तीखी आवाज उसके कानों में पड़ी। अपना नाम बताओ। इसी पल ब्लॉर फिरकनी की भांति तेजी से घूमा। उसका हाथ पीछे खड़े व्यक्ति के हाथ में दबी रिवॉल्वर पर पड़ा तो उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर अंधेरे में कहीं गिर गया। इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ समझ पाता, ब्लॉर ने उसके सिर के बाल पकड़े और एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा। घूंसा लगते ही वो लड़खड़ाया, संभलने की चेष्टा की। ब्लॉर ने जूते की जोरदार ठोकर उसके पेट पर मारी तो वो पीछे जा गिरा। इसके साथ ही ब्लॉर ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और उस पर फायर करने के लिए बांह सीधी की। तुम तो कमाल के वेटर हो,
इस नई आवाज की वजह से ब्लॉर चौंका। 2 पल के लिए ठिठका, ध्यान बंट गया। यही 2 पल उसकी मौत की वजह बने। बेआवाज 2 गोलियां चली और उसके सीने में जा धसी। ब्लॉर समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। समझा तो यकीन नहीं आया कि उसे गोलियां लग गई हैं। अभी तक उसे गोली लगने का दर्द महसूस नहीं हुआ था। तभी एक और बेआवाज गोली आ लगी। उसके चेहरे में से रास्ता बनाती पीछे से बाहर निकल गई। ब्लॉर का सोचना खत्म हो गया। वो पीठ के बल पीछे जा गिरा। धप की आवाज उभरी। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर गली के फर्श पर रगड़ खाने की आवाज उभरी। फिर सब कुछ शांत पड़ गया। नीचे गिरा व्यक्ति गहरी सांसें लेता उठा। ठीक हो? गली में पास ही अंधेरे की दीवार के सहारे खड़ा दूसरा व्यक्ति अपनी जगह से हिला और पास आ गया। हाँ, पहले वाला उठ खड़ा हुआ। हमने सही आदमी का शिकार किया है। सही आदमी को मारा है। रिवॉल्वर इसके पास थी, हमारा मुकाबला कर रहा था। ये वही है जिसकी हम निगरानी कर रहे थे। इसने सोचा कि पीछे की तरफ कोई नहीं होगा और वेटर की वर्दी में खिसक जाना चाहता था। पहला वाला बोला। दूसरे ने रिवॉल्वर जेब में रखी और ब्लॉर की लाश के पास पहुंचकर जेब से माचिस निकालकर तीली जलाई और रोशनी में पल भर के लिए चेहरा देखा। इतने में पहले वाला भी पास आ गया। वही है ये, चेहरा देखते ही दूसरे वाले के होंठों से निकला। तुम इसे ना मारते तो ये मुझे मार देता। पहले वाले ने लंबी सांस लेकर कहा। मैं तो तभी से रिवॉल्वर थामे सतर्क खड़ा था जब तुमने गली में जाते इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। इससे पहले कि यहाँ के हादसे के बारे में किसी को पता चले, मार्शल से बात करो। ये विदेशी है, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। उसने मोबाइल निकालकर मार्शल का नंबर मिलाया और बात हो गई। यहाँ के सारे हालात उसने मार्शल को बताए। उसकी लाश वहां से उठाओ और गायब कर दो। लाश पुलिस को नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो गुमशुदा ही रहेगा। उधर से मार्शल ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। जगमोहन और प्रभाकर रात 12 बजे लखनऊ पहुंचे। तब प्रभाकर कार चला रहा था और जगमोहन बगल में बैठा था। पहुंच गए लखनऊ। प्रभाकर कह उठा। थकान भी हो गई है। तुम पीते हो विस्की? हाँ, पानी की बात तो नहीं कर रहा। प्रभाकर हंसा। मैं ऐसी बेकार की चीजें इस्तेमाल नहीं करता। जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। हैरानी है कि तुम पीते नहीं। तुम तो डकैती मास्टर के साथी हो। तो क्या ये जरूरी है कि डकैती डालने वाले पीते जरूर हो? अपने विचार बदल लेने चाहिए तुम्हें। जगमोहन ने कहा। जब थक जाते हो तो क्या करते हो? नोटों को गिनता हूँ। इससे मुझे तगड़ा नशा हो जाता है और फिर सो जाता हूँ। अजीब आदमी हो तुम। मतलब कि अगर मैं पीता तो मैं अजीब नहीं था? मर्जी तुम्हारी। मैं तो 2 पैग लूंगा। तुम्हें इस वक्त उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो मार्शल के एजेंटों की नजर से फरार हो गए हैं और परसों प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। मरेंगे साले। प्रभाकर सख्त स्वर में बोला। इस बार सब मरेंगे। पहले और अब के हालातों में जरूर फर्क होगा। कैसा फर्क? कह नहीं सकता। ये तो उस जगह को देखने पर ही पता चलेगा जहां प्रधानमंत्री जी ने भाषण देना। रामलीला ग्राउंड में? ये शर्म की बात है कि वहां मार्शल के एजेंट धोखा खा गए। मार्शल के आदमी ज्यादा बढ़िया नहीं है। ऐसा मत कहो। मार्शल का हर एजेंट जबरदस्त है। प्रभाकर बोला। नतीजा सामने ही है कि वो सीआईए के एजेंटों पर नजर नहीं रख सके। गलती हो गई होगी। सबसे ही गलती हो गई। क्या पता तब क्या हालात थे। मैं तो ये सोचता हूँ कि सारा काम गुपचुप हो रहा था तो उन्हें अपने पर नजर रखे जाने का पता कैसे चला? वो जरूरत से ज्यादा होशियार रहे होंगे तभी नजर रखे जाने का पता चला। अब जाना कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। तभी प्रभाकर का मोबाइल बजने लगा। प्रभाकर ने एक हाथ से स्टेयरिंग संभाले फोन निकाला और उस पर नजर मारकर बोला। मार्शल है, तुम बात करो। जगमोहन ने फोन थामा और बात की। कहो मार्शल। प्रभाकर कहाँ है? गाड़ी चला रहा है। हम अभी अभी लखनऊ पहुंचे। यहाँ सिर्फ एक सीआईए एजेंट हमारी नजरों में था, परंतु भागने के चक्कर में वो मारा गया। तो 5 लोग तुम्हारी निगाहों से ओझल हो चुके हैं। जगमोहन सोच भरे स्वर में कह उठा। हाँ, रोजा और देवराज चौहान की खबर सही थी कि वो 8 लोग हैं। उनमें से अब 3 मर गए हैं। लखनऊ का मामला तुम दोनों ने ही संभालना है। संभल के। प्रधानमंत्री जी की हत्या में वो कामयाब ना हो।
हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसा ही हो, जगमोहन दृढ़ स्वर में बोला। बातचीत खत्म हो गई। प्रभाकर ने कहा, मैं तुम्हें मुनीर का नंबर बताता हूँ, वो मिलाकर फोन मुझे दे दो। जगमोहन ने नंबर मिलाया और मोबाइल उसे थमा दिया। एक हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले, दूसरे हाथ से प्रभाकर ने मोबाइल कान से लगाया। हेलो, उधर से मुनीर की आवाज आई। मुनीर, मैं प्रभाकर। पहुंच गए लखनऊ? हाँ, अभी लखनऊ में प्रवेश किया है। लगता है मार्शल से तुम्हारी बात हो गई है। हाँ। तुम्हारे साथ जगमोहन नाम का एजेंट है? सही कहा। हम कहाँ ठहरे हैं? तुम क्या कहते हो? ग्रीन वैली होटल में ठहरना ठीक होगा। ये रामलीला ग्राउंड के पास ही है जहां प्रधानमंत्री जी ने भाषण देना है। हम ग्रीन वैली होटल पहुंच रहे हैं, तुम वहीं आ जाओ। ठीक है। अगला दृश्य। ग्रीन वैली होटल ज्यादा बड़ा नहीं था, परंतु ठीक था। जगमोहन और प्रभाकर ने वहां कमरा ले लिया। गाड़ी प्रभाकर ने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी गई। कमरा बढ़िया था। वेटर एसी ऑन कर गया था। रात के इस वक्त होटल में शांति थी। प्रभाकर ने अपने लिए विस्की मंगा ली थी। जगमोहन नहाने घुस गया था बाथरूम में। जब वो बाहर निकला तो प्रभाकर एक पैग खत्म कर चुका था। मैं भी नहा लूं, मुनीर पहुंचने ही वाला होगा, प्रभाकर ने कहा। तब प्रभाकर नहा रहा था जब बेल बजी। जगमोहन ने दरवाजा खोला तो सामने 40 बरस का व्यक्ति पैंट कमीज पहने खड़ा था। हाथ में गाड़ी की चाबी और मोबाइल थाम रखा था। जगमोहन को देखते ही बोला, मैं मुनीर हूं। तुम जगमोहन हो शायद। आ जाओ। उसके भीतर आने पर जगमोहन ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में नजर मारकर मुनीर बोला, प्रभाकर कहाँ है? नहा रहा है। मुनीर आगे बढ़कर सोफा चेयर पर जा बैठा। विस्की लेनी है तो डाल लो। जगमोहन ने टेबल पर पड़ी बोतल की तरफ इशारा किया। मैं बेवक्त नहीं पीता। जगमोहन उसके सामने बैठ गया। रामलीला ग्राउंड की क्या पोजीशन है? जगमोहन ने पूछा। रैली की तैयारियां चल रही हैं। स्टेज बन रहा है। बल्लियों से रास्ता बनाया जा रहा है। और जब से ये काम शुरू हुआ है, तब से 24 घंटे सीआरपीएफ की ड्यूटी लगी हुई है, जो किसी को भी स्टेज के आसपास नहीं फटकने दे रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले तुम्हारे शहर में प्रधानमंत्री जी की रैली होने वाली थी कि ठीक मौके पर बमों से स्टेज को उड़ा दिया गया। वो हमने किया था। हमने? मुनीर चौंका। मैंने और प्रभाकर ने। लेकिन क्यों? ताकि किसी तरह रैली कैंसिल हो जाए और प्रधानमंत्री वहां ना पहुंचे। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मार्शल की कोशिशों के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी रुकने को तैयार नहीं थे और वो रैली में भाषण देने जाना चाहते थे, परंतु वहां सीआईए एजेंट मौजूद थे उन्हें शूट करने के लिए। इसलिए मजबूरी में हमें ऐसा करना पड़ा। फिर तो ठीक किया। मुनीर ने लंबी सांस ली। परंतु मार्शल की बात क्यों नहीं मानी गई कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक गद्दार के होने की वजह से? गद्दार की खबर है मार्शल को? हाँ। तो उसे पकड़ क्यों नहीं? उसे आजाद छोड़कर ही तो हम सीआईए एजेंटों पर नजर रखने में सफल हो रहे हैं, वरना हमें इनकी हरकतों का पता ही नहीं चलता। कम से कम हमें पता तो है कि। तभी प्रभाकर बाथरूम से निकला और कपड़े पहनता कह उठा, तुम पहले से मोटे हो गए हो मुनीर। खास काम नहीं दिया मार्शल ने करने को, बैठे बैठे मोटा ही होऊंगा। मुनीर मुस्कुराया। अब हम तुम्हें पतला करने आ गए हैं। रामलीला ग्राउंड में होने वाली रैली में प्रधानमंत्री जी की हत्या कर दी जाएगी। सीआईए के हत्यारे पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं, परंतु हमने ऐसा होने नहीं देना है। अगर हत्यारे हमारी नजर में हों तो हम उसे रोक सकते हैं। इस वक्त वो हमारी नजर में नहीं है, लेकिन कल तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे। मुनीर अपना सूटकेस खोलकर एक लिफाफा निकालता कह उठा, उनकी संख्या 5 है। 5? बहुत ज्यादा है वो। पहले 8 थे, परंतु अब वो 5 रह गए हैं। अमेरिका हर हाल में प्रधानमंत्री जी की हत्या कर देना चाहता है, ताकि जो नया प्रधानमंत्री बने वो उनकी पुरानी शर्तों पर ही परमाणु संधि पर हस्ताक्षर कर दे। ये मामला समस्या से भरा है। ये पूरा मामला ही समस्या से भरा है। पास आकर प्रभाकर ने लिफाफा मुनीर की तरफ बढ़ाया। इसमें उन हत्यारों की तस्वीरें हैं। मुनीर ने लिफाफा लेकर तस्वीरें निकाली, फिर उन्हें देखा और कह उठा, ये तो 6 तस्वीरें हैं। तो
तुम कह रहे थे कि वो 5 हैं। कुछ देर पहले एक मारा गया है, परंतु हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सा मरा है। मुनीर ने सिर हिलाया। तुम रातों रात इन तस्वीरों को प्रिंट निकालकर अपने आदमियों में बांट दो। कल से पूरे लखनऊ में इनकी तलाश शुरू हो जानी चाहिए। लखनऊ के एजेंटों के बड़े हो तुम ही उन्हें संभालते हो। कितने एजेंट हैं यहाँ? 16। कम है। जरूरत पड़ी तो मैं और लोगों का इंतजाम। जरूरत पड़ी नहीं, जरूरत है। हमारे पास वक्त कम है और काम ज्यादा। जितने ज्यादा लोग होंगे, काम उतना जल्दी और बेहतर ढंग से होगा। सीआईए के एजेंट होटलों में ठहर सकते हैं। कल तस्वीरों के साथ एजेंटों को भेजकर हर होटल चेक करो। तस्वीरें दिखाकर उन्हें समझा दो कि इनमें से कोई आदमी यहाँ ठहरे तो फौरन हमें खबर करो। तुमने अपने आदमियों को भी समझा देना है कि अगर वो नजर में आ जाते हैं तो कोई एक्शन नहीं लेना है। खामोशी से उन पर नजर रखते हुए हमें खबर करनी है। सब काम हो जाएगा। हमने हर हाल में सीआईए के लोगों को हराकर प्रधानमंत्री जी को बचाना है। वो दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जी की हत्या करने के लिए, परंतु हमने उन्हें हर हालत में रोकना है। अगर हमें उनकी खबर पहले मिल जाती है तो शायद हम उन्हें शूट भी कर दें, परंतु ये सब मौके की बातें हैं। कल सुबह ही अपने आदमियों को लखनऊ में तस्वीरों के साथ दौड़ा दो और आदमियों का इंतजाम भी करो रातों रात। तस्वीरों के प्रिंट भी दिन निकलने से पहले ही निकलवा लो। मुनीर ने तस्वीरें संभाली और उठते हुए बोला, मैं चलता हूँ, बहुत काम है करने को। सुबह मुझे फोन करके बताना कि सब काम ठीक ढंग से शुरू हो गया है। मुनीर वहां से चला गया। प्रभाकर ने अपना गिलास फिर तैयार किया और जगमोहन से बोला, मुनीर से मैंने ठीक बात की, कोई बात रह तो नहीं गई? सब ठीक है, जगमोहन ने कहा। मैं रूम सर्विस को फोन करके खाने को पूछता हूँ, शायद रात के इस वक्त कुछ खाने को मिल जाए। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। प्रभाकर गिलास थामे उठा और बेड के पास रखे इंटरकॉम की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे। लखनऊ का वो पुराना इलाका था। बड़े बड़े मकान नजर आ रहे थे और गलियां कुछ तंग सी थी। ये सारा इलाका अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। गलियों के बाहर बड़ी गली के दोनों तरफ कारें खड़ी हुई थी। बीच में से कुछ रास्ता ही बचता था लोगों के आने जाने के लिए। आज के हिसाब से ये इलाका तंग था। उसी तंग सड़क के किनारे दुकानें होने के कारण सड़कें और भी छोटी होने लगती थी। वो सीआईए एजेंट वॉटसन था, जिसने की हाफ पैंट पहनी और मैली हो रही सफेद स्कीवी पहन रखी थी। सामने के सामान के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। वो शांति से लोगों की भीड़ में आगे बढ़ता जा रहा था। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। सब अपने ही कामों में व्यस्त थे। इस इलाके में विदेशियों का दिखना आम बात थी। तभी वॉटसन ठिठका और सामने से आते युवक से 1440 नंबर मकान के बारे में पूछा। युवक ने सामने वाली गली की तरफ इशारा कर दिया। वॉटसन उसी गली में प्रवेश करता चला गया। गली महज 4 फुट चौड़ी थी और वहां सूरज की रोशनी आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि गली के दोनों तरफ बनी इमारतें 4 मंजिला से कम नहीं थी। रास्ते में आने वाले मकानों में किसी पर नंबर था तो किसी पर नहीं था। उन्हीं नंबरों के सहारे आगे बढ़ता वॉटसन एक दरवाजे के पास जा ठिठका। 1440 नंबर वहां लिखा हुआ था। आसपास बेल ना लगी होने की वजह से वॉटसन ने हाथ से दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति 50 से ऊपर था। सफेद कमीज पजामा पहने उसने सब सफेद कमीज पजामा उसने पहन रखा था। उसने वॉटसन को देखा। तभी वॉटसन कुछ कहने लगा तो वो व्यक्ति कह उठा, भीतर आ जाओ। वॉटसन भीतर प्रवेश कर गया। वो व्यक्ति दरवाजा बंद करके पलटा और वॉटसन के साथ आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। अंधेरे से भरी जगह थी। भीतर हर तरफ रोशनी ऑन थी। 10 फुट लंबा चौड़ा खाली रास्ता पार करके वो दोनों एक कमरे में पहुंचे तो वहां पहले से ही ग्रेगरी और जैकी मौजूद थे। उन दोनों को देखकर वॉटसन ने गहरी सांस ली। यहां तक ठीक ठाक आ जाने के लिए बधाई, जैकी बोला। वॉटसन के चेहरे पर गंभीरता थी। वो एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं कॉफी लेकर आता हूं, उसे लाने वाला व्यक्ति बोला और बाहर निकल गया। हेनरी पिचोको और ब्लॉर कहाँ हैं? वॉटसन ने पूछा। वो अभी पहुंचे नहीं। तुम लोग लखनऊ कैसे पहुंचे? मैं ट्रेन पर, जैकी बोला।
ग्रेगरी बस पर सवार होकर सबसे पहले मैं यहाँ पहुंचा। पिचोको ने हमें यहाँ पहुंचने को क्यों कहा? हम होटल में भी तो। इंडियन एजेंटों ने हमें होटलों में से आसानी से ढूंढ निकालना था, ग्रेगरी बोला। अब होटल में ठहरने का खतरा लेना, मोल लेना ठीक नहीं है। ये जगह सुरक्षित है? वाटसन ने पूछा। पूरी तरह। यहाँ जो आदमी है वो 20 सालों से सीआईए के लिए काम कर रहा है। वाटसन ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है? मैंने इतने बुरे हालात पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं देखे। तो अब क्या हो गया? हम 8 थे परंतु इस काम को नहीं कर पा रहे, जबकि अपने अपने मिशन पर अकेले जाते हैं। परंतु इस बार चीफ ने इस मिशन को हम सबको एक साथ करने की सलाह। काम जो बड़ा है। मैं पूछता हूँ, वहां होटलों में हम पहचाने कैसे गए? मार्शल के पास हमारी तस्वीरें कैसे पहुंच गई, जबकि अमेरिका से हम गुप्त तौर पर अकेले अकेले रवाना हुए थे? और इस मामले का कुछ कुछ एक को छोड़कर किसी को भी पता नहीं था। सीआईए में ही कोई गद्दार है जो मार्शल को खबरें दे रहा है। कौन? ये पता लगाना आसान नहीं होगा, परंतु पता चल जाएगा। तुम्हारा मतलब कि सीआईए का कोई एजेंट मार्शल को खबरें दे रहा है? हाँ। इस बारे में ऊपर वालों से बात की? नहीं। ये काम पिचोको को करना है। वो बहुत गुस्से में है। कहीं वो कमीना ओम तिवारी तो नहीं जिसने मार्शल को? संभव ही नहीं कि वो ओम तिवारी हो, ग्रेगरी कह उठा। उसने फंसना है क्या ये सब करके? हमारे हाथों से भी मरेगा और मार्शल के हाथों से भी। उसकी तो अपनी जान फंसी पड़ी है। मार्शल के एजेंट होशियार हैं, जैकी बोला। इतने भी होशियार नहीं है, वाटसन ने गंभीर स्वर में कहा। वो हम पर ठीक से नजर नहीं रख सके और हम उनकी नजरों के सामने से गायब हो गए। हमने उन्हें झटका दिया है। मार्शल जानता है कि हम प्रधानमंत्री की हत्या के लिए आए हुए हैं, और ये बात मार्शल भी जानता होगा कि प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच रहे हैं, तो हम भी लखनऊ पहुंचेंगे। अब हमें लखनऊ में ढूंढा जाएगा। वो आदमी 3 कॉफी ले आया। तीनों ने बातों के दौरान कॉफी के प्याले थाम लिए। परंतु हम होटलों में नहीं ठहरे कि अब वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। हमारे लिए अब खतरा बढ़ गया है, क्योंकि हमारी तस्वीरें मार्शल के पास पहुंच चुकी हैं। मार्शल के एजेंट हमें देखते ही शूट कर सकते हैं। वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते, जैकी बोला। हम अमरीकी हैं। हमें शूट करके अमेरिका को वो क्या कहेंगे? कि हम प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले थे? इस बात का भारत सरकार के पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए वो हमें हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा वो कर सकते तो अब तक हमें शूट कर दिया जाता। तो तुम कहना चाहते हो कि वो हमें देखते रहेंगे कि हम प्रधानमंत्री को शूट कर? जब इंडियन प्रधानमंत्री की रैली के दौरान हम हथियारों के साथ वहां मौजूद होंगे, तो तब वो हमें शूट करके ये कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री का निशाना लेने जा रहे थे और हमें गोली मारनी पड़ी। इस बकवासबाजी को छोड़ो, काम की तरफ ध्यान दो, ग्रेगरी बोला। काम करने का तो हमें मौका ही नहीं मिला। उस दिन किसी ने स्टेज को बमों से उड़ा दिया। ये मार्शल ने किया होगा, ताकि हम प्रधानमंत्री को शूट न कर सकें। हाँ। चंद पल के लिए वो चुप रहे। इस बार हमने प्रधानमंत्री को हर हाल में शूट करना है, ग्रेगरी बोला। ये आसान काम नहीं है। भारत सरकार जानती है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। इस बार सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए होंगे। हम हथियारों के साथ वहां जुटने वाली भीड़ में शामिल नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री की रैली कल शाम को है। हमारे पास बहुत वक्त है अपनी योजना तैयार करने को। हमें रामलीला ग्राउंड के आसपास ऐसे ठिकाने ढूंढने होंगे जहां से हम प्रधानमंत्री को शूट। ये संभव नहीं है, जैकी कह उठा। क्यों? सूटल और बॉट ऐसे ही ठिकानों के चक्कर में मारे गए। मार्शल के एजेंटों ने उन्हें तलाश कर लिया था। इस बार भी वो लोग रामलीला ग्राउंड के आसपास की इमारतों की तलाशी बारीकी से लेंगे। हमारा वहां रहना खतरे से खाली नहीं। अगर वहां हमें कोई बढ़िया ठिकाना मिल जाए तो हम आसानी से प्रधानमंत्री को निशाना बना सकते। मेरे ख्याल में हमें किसी परिवार में जगह बना लेनी चाहिए। वहां हमारी पसंद के मकान में कोई परिवार रहता हो और उसे मोटी रकम देकर अपने साथ मिलाया जा सकता है। वक्त आने पर वो परिवार हमें मार्शल के एजेंटों की निगाह से बचा लेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार ऐसा काम करने के लिए तैयार होगा। कोशिश की जाए तो। बात अधूरी रह गई। बाहर से टक टक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पिचाको या बिलौर आया होगा, ग्रेगरी के होंठों से निकला। तभी सफेद कमीज पजामे वाला व्यक्ति वहां पहुंचा। बोला,
मैं देखता हूं, कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। तीनों चुप रहे, एक दूसरे को देखते रहे। 30 सेकंड बाद ही पिचोको ने भीतर प्रवेश किया। शुक्र है कि तुम सब यहाँ हो, पिचोको उन्हें देखते ही बोला। परंतु ब्लॉर का नंबर नहीं मिल रहा। नंबर नहीं मिल रहा? स्विच ऑफ आ रहा है। आधी रात से उसका नंबर ट्राई कर रहा हूं। तुम सबका नंबर तो मिला? जैकी ने तुरंत मोबाइल निकाला और ब्लॉर का नंबर मिलाने लगा। पिचोको खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सफर कैसा रहा? ग्रेगरी ने पूछा। घटिया। ऐसे डिब्बे में सफर करना पड़ा जहां लोग एक के ऊपर एक बैठे थे। पिचोको ने गहरी सांस ली। आज तक कोई भी शिकार करने के लिए इतनी तकलीफें नहीं मिली जितनी कि रात भर में हो गई। तुम ठीक कहते हो, जैकी ने कहा। ब्लॉर के मोबाइल का स्विच ऑफ आ रहा है। इन हालातों में फोन बंद रखने की क्या जरूरत? फोन खराब हो गया होगा, टूट गया होगा, वो कभी भी यहाँ पहुंचता होगा। कम से कम कहीं से फोन करके अपनी खैर की खबर उसे वक्त नहीं मिला होगा। उससे आखिरी बार जब मेरी बात हुई तो वो होटल में ही था और कह रहा था कि कुछ देर में वो होटल से निकल जाएगा। उसके बाद लखनऊ आने में सफर में व्यस्त रहा। ब्लॉर की बात छोड़ो, पिचोको कह उठा। हमें इस मामले की हालातों पर बात करनी चाहिए। ब्लॉर तो आ ही जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम किसी की गद्दारी के शिकार हुए हैं। गद्दारी? अपने ही विभाग में किसी की गद्दारी। पिचोको सबको बारी बारी देखता कह उठा। मार्शल को हम लोगों की संख्या भी पता है और उसके पास हमारी तस्वीरें भी हैं, जो कि हमारे लिए खतरनाक बात हो गई है। हमारा मिशन गुप्त था, परंतु लगता है इंडिया में हमारे मिशन का डंका पीट दिया गया हो। हम लोगों की जानें खतरे में है। हमारी योजना से हर कोई वाकिफ है। इस तरह हम काम कैसे कर सकेंगे? सब चुप थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा प्लान, हमारी तस्वीरें इंडिया के बड़े अधिकारियों के पास कैसे पहुंच गई। सीधी सी बात है कि कहीं पर जबरदस्त धोखेबाजी हुई है। ये खबरें बाहर निकालने को बॉटल और सूटल भी बॉट और सूटल भी इसी वजह से मारे गए, क्योंकि मार्शल को खबर मिल चुकी थी कि उस दिन कुछ होने वाला है। मार्शल के पास हमारे बारे में पूरी खबरें हैं, वॉटसन उखड़े स्वर में बोला। पिचोको गुस्से में था। वो बोला, हमें ये काम छोड़कर वापस चल देना चाहिए। ऐसा काम करने का क्या फायदा जो। तुम बेकार की बात कर रहे हो पिचोको, ग्रेगरी ने उसे घूरा। मैं ऐसे कई काम कर चुका हूं जो जग जाहिर थे और मैंने सफलता हासिल की। काम करके सुरक्षित अमेरिका पहुंच गया। इस तरह तो काम मैंने भी किए हैं, पिचोको झिल्लाया। तो अब तुम्हें क्या समस्या आ रही है? मुझे नाराजगी है कि ये गुप्त मिशन ओपन क्यों हो गया, जबकि हम और तुम काम को अधूरा छोड़ने को कह रहे हो। पिचोको ने होंठ भींच लिए। फिर बोला, कहा तो मुझे गुस्सा है कि बात बाहर क्यों गई। इससे हम खतरे में पड़ गए। हमारा मिशन कठिन हो गया, वरना अब तक तो हम काम करके अमेरिका भी पहुंच गए होते। जो भी हालात हो, हमें काम को पूरा करना है। प्रधानमंत्री की हत्या करनी है, ग्रेगरी दृढ़ स्वर में बोला। मैं अमेरिका चीफ से बात। पिचोको, ग्रेगरी ने पुनः उसी लहजे में कहा, वक्त बर्बाद मत करो, खुद को शांत रखो। चीफ इन हालातों में कुछ नहीं कर सकता। काम हमने ही करना है। हमने काम को देखना है। चीफ से बात करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। चीफ ने हमें जो काम सौंपा है, हमने उस काम को पूरा करके वापस लौटना है। मैं ग्रेगरी की बात से सहमत हूं, वॉटसन बोला। सहमत हूं? ग्रेगरी ने कड़वे स्वर में कहा। हमारी ये हालत हो गई है कि सामान छोड़कर हमें भागना पड़ा। सूटल और बॉट जैसी हालत ना हो जाए हमारी, हेनरी ने गंभीर स्वर में कहा। इसलिए काम को निपटाने की सोचो। तुमने चीफ से जो बात करनी है वापस जाकर करते रहना। पिचोको गुस्से से भरा होंठ भींचकर रह गया। कुछ पल चुप्पी के पश्चात जैकी ने कहा, हमें अपने काम पर चल देना चाहिए। यहां रहकर हम वक्त खराब कर रहे हैं। मैं बताता हूं कि हम काम कैसे करेंगे, हेनरी बोला। ब्लॉर को आ लेने दो, पिचोको बोला। वो आता ही होगा। उसके इंतजार में हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। वो आएगा तो हमें फोन कर लेगा, हेनरी ने सबको देखते हुए कहा। मेरी बात सुनो, क्योंकि मैंने सब सोच रखा है कि यहाँ पर हमने कैसे काम करना है। हेनरी बताने लगा। सब सुनने लगे। अगला दृश्य। दोपहर का 1 बज रहा था। जगमोहन और प्रभाकर रामलीला ग्राउंड के आसपास की इमारतों का जायजा ले रहे थे कि कहां से सीआईए के लोग प्रधानमंत्री का
निशाना लेने की चेष्टा कर सकते हैं, उन जगहों को पहचानने की चेष्टा कर रहे थे। इस बार वो सतर्क रहेंगे, प्रभाकर गंभीर स्वर में बोला, क्योंकि पिछली बार दो को हमने शूट कर दिया था, जगमोहन ने कहा। हाँ, अब की बार वो बहुत सोच समझ कर ठिकाना बनाएंगे। इस बात की भी पूरे इंतजाम रखेंगे कि अगर ऐन मौके पर वहां कोई पहुंचकर उन्हें शूट करने की चेष्टा करता है तो वो उसे आसानी से मार दें। हो सकता है वो ऐसा ही करें। जगमोहन ने सिर हिलाया। इस बार हमारे लिए खतरा ज्यादा है। पहली बार की तरह हम स्टेज सभा पहली बार की तरह हम सभा का स्टेज बम से उड़ाकर रैली को रद्द नहीं करा सकते। वहां भी काफी पहरा है। सीआरपीएफ के जवान स्टेज के आसपास घेरा बनाए मौजूद हैं। वो किसी को पास नहीं फटकने दे रहे और पुलिस पूरे ग्राउंड में फैली है। वहां पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो स्टेज बनाने और बल्लियां लगाने का काम कर रहे हैं। उन पर भी वो लोग कड़ी नजर रखे हैं। तुम सही कहते हो कि इस बार हमारे लिए परेशानियां ज्यादा हैं, जगमोहन बोला। तुमने क्या सोचा, हम काम कैसे करेंगे? प्रभाकर ने जगमोहन को देखा। पहले की तरह सफल नहीं हो सकेंगे। क्यों? वो 5 लोग हैं जो प्रधानमंत्री की हत्या करने की फिराक में हैं। हम पांचों को नहीं ढूंढ सकते। जो बच जाएगा वो प्रधानमंत्री का निशाना लेने में सफल हो सकता है। और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि तब तक हम जिंदा रहें, क्योंकि हम पहले की तरह काम करेंगे। उन लोगों को ऐसी इमारतों में ढूंढेंगे जहां से वो स्टेज पर मौजूद प्रधानमंत्री को शूट कर सकते हैं। परंतु इस बार वो लोग हमारे प्रति सतर्क होंगे और उनकी संख्या भी 1 से 2 हो सकती है। सालों ने हमें मार दिया तो हो गया काम। जगमोहन इमारतों की तरफ नजर मारता क्या उठा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं जानता। तुम ही कोई योजना बता दो कि इस काम को कैसे किया जाए। इस बारे में मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूं। प्रभाकर ने गहरी सांस ली। मुनीर की तरफ से वक्त रहते हमें काम की खबर मिल सकती है। वो सीआईए वाले भी इस वक्त जरूर ऐसी जगहों को तलाश कर रहे होंगे जहां से वो प्रधानमंत्री को शूट कर सके, जगमोहन बोला। परंतु आज उनके नजर आ जाने पर भी हमें उनके साथ कुछ नहीं करना है। उन पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि रैली कल है और मैं चाहता हूं कि वो उन सब एजेंटों को धीरे धीरे तलाश कर लें और कल हम एक साथ उन पर हमला करें। फालतू की बात है, प्रभाकर बोला। मेरी मानो तो जो दिखे खत्म करते जाओ। इस तरह उनके बीच घबराहट फैलेगी और कल काम को ठीक ढंग से अंजाम नहीं दे सकेंगे। वो घबरा जाएंगे। वो बच्चे नहीं है जो घबरा जाएंगे। सीआईए ने धुरंधर एजेंटों को इस काम पर लगाया होगा। वो लोग इस तरह घबराने लगे तो कर लिया काम उन्होंने। जगमोहन का स्वर शांत था। वो सब लोग मंझे हुए हत्यारे होंगे। सीआईए के नामी लोग होंगे। सीआईए ने प्रधानमंत्री की हत्या के लिए चुनकर उन 8 लोगों को भेजा है। अब वो 5 बचे हैं। 3 क्यों और कैसे मरे ये मुद्दा नहीं है हमारे सामने। तुम उन्हें शातिर खिलाड़ी समझो। मैं उन्हें बेवकूफ नहीं मान रहा। सिर्फ ये सोचो कि उनकी जगह तुम होते तो कैसे काम करते इस वक्त, जगमोहन ने कहा। कुछ पलों के लिए खुद को ऐसा इंसान बना लो जो प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहता है। तो बताओ कैसे करोगे इन हालातों में? प्रभाकर ने जगमोहन को देखकर कहा। तुम इसी तरह सोच रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं कानून तोड़ने वाला इंसान हूं और उन लोगों की सोचों को समझ सकता हूं कि वो कैसे काम करने की सोच रहे होंगे। एक खास बात और है जो मैं तुम्हारे दिमाग में डाल देना चाहता हूं। क्या? उन 5 में कोई सिरफिरा पागल भी हो सकता है जो गन लेकर स्टेज के सामने भीड़ में घुस जाए और प्रधानमंत्री की तरफ गन करके गोलियां चलानी शुरू कर दे। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा करने वाला पागल ही होगा। मैंने तो पहले ही कहा है, सिरफिरा। परंतु ऐसा होगा नहीं। कोई भी अपनी जान की कीमत पर प्रधानमंत्री की हत्या नहीं करेगा। मौत के खेल में मोहरे बड़े बड़े करतब दिखा जाते हैं प्रभाकर। ये बात मुझे तो पता है। परंतु तुम कानून के रखवाले हो, इतनी दूर तक नहीं सोच सकते, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। इस बारे में मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, प्रभाकर कह उठा। तो हम कैसे काम करें? खुद को ऐसा इंसान बनाओ जो प्रधानमंत्री की हत्या करने आया है। यहाँ के सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। ऐसे में तुम क्या रास्ता निकालोगे प्रधानमंत्री की हत्या का?
आराम से सोचो। 2 पल चुप रहकर प्रभाकर बोला, मैं खुद को प्रधानमंत्री की हत्या करने वाला नहीं बना। सोचो, मैं बनो ऐसा। मैं अपने को ऐसे सोचों में भी नहीं ढाल सोचो में बनो ऐसा। मैं अपने को ऐसा सोचों में भी नहीं ढाल सकता, प्रभाकर ने स्पष्ट कहा। ऐसा सोच पाना मेरे बस का नहीं। तो फिर मुझे सोचने दो, जगमोहन बोला। परंतु परंतु इतना जरूर कहूंगा कि देश की रक्षा करने वाले लोगों में सजा पाए अपराधी भी होने चाहिए। अपराधी अपराधी के मन को, दिमाग को बेहतर जान सकता है। इस तरह कानून अपराधों में कमी ला सकता है। अपराध होने से पहले भी उसे रोका जा सकता है। प्रभाकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है कानून को। क्यों? कानून के रखवाले अपराधियों से बढ़कर भी होते हैं, क्योंकि हर वक्त उनका वास्ता अपराधियों से पड़ता है। वो अपराध करने वालों की सोचों और मनोवृत्ति को समझते हैं तभी। छोड़ो इन बातों को, जगमोहन बोला। मैंने कुछ इमारतों की निशानदेही की है जिन्हें सीआईए के लोग प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उन इमारतों को जान लो। तभी प्रभाकर का मोबाइल बजने लगा। हेलो, प्रभाकर ने बात की। मेरे एक आदमी ने एक ऐसे आदमी को ढूंढ निकाला है जिसकी तस्वीर तुमने दी थी, मुनीर की आवाज आई। गुड। वो कहाँ पर है? रामलीला ग्राउंड के बाहर। वो जायजा ले रहा है आसपास के माहौल का। पहले उसने एक रेहड़ी से कुलचे खाए, फिर जूस पीने लगा। वो रामलीला ग्राउंड के बाहर ही टहल रहा है। उसे कुछ कहना नहीं, अपने आदमी से कहो कि उस पर नजर रखता रहे, परंतु इस तरह कि उसे शक न हो। वो कहाँ कहाँ जाता है उस पर पूरी नजर रखो। हमें उसका ठिकाना भी देखना है। ठीक है। तुम्हारे आदमी होटलों में उनकी तलाश कर रहे हैं, परंतु होटलों में ठहरा सीआईए का एजेंट, एक भी एजेंट अभी तक नहीं मिला। ढूंढते रहो उन्हें, और इस वाले पर नजर रखो। इधर मौजूद अपने आदमियों को सतर्क कर दो कि एक यहाँ नजर आ गया है तो बाकी भी आसपास ही होंगे। जो मिले उन पर पूरी नजर रखी जाए, उन्हें नजरों से ओझल न होने दिया जाए। ऐसा ही होगा, उधर से कहकर मुनीर ने फोन बंद कर दिया। तो एक नजर आ गया, जगमोहन बोला। हाँ, प्रभाकर मोबाइल जेब में रखता कह उठा। और भी जरूर दिखेंगे। तुम उन इमारतों के बारे में बता रहे थे कि जिन्हें सीआईए के लोग प्रधानमंत्री की हत्या करने करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो, जगमोहन बताने लगा। अगला दृश्य, दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट। 45 मिनट पहले ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट इंग्लैंड से पहुंचकर लैंड की थी, और उसमें से निकलने वाले यात्रियों में फिरोजा भी थी। लॉन्ग स्कर्ट टॉप पहने, आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था। आज वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी चाल में मादकता भरी हुई थी। वो खुश नजर आ रही थी। इस बार वो किसी खतरनाक मिशन पर इंडिया नहीं आई थी। इस बार उसका मिशन प्यार भरा था। वो जगमोहन की नाराजगी दूर करके उससे शादी करने आई थी, और उसे पूरा यकीन था कि अपने इस प्यार भरे मिशन में 100% कामयाब रहेगी। इस बार तो उसकी माँ उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी, और एनी ने भी उसे शुभकामनाएं दी थी। 45 मिनट में उसे काउंटर से क्लियरेंस ली और सामान के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली। सामान के नाम पर उसके पास एक सूटकेस था और एक बैग। बाहर सामान के साथ खड़ी होकर उसने हर तरफ नजर मारी। लोग आ जा रहे थे, सामने ही टैक्सी कारों से लोग उतर रहे थे। जबरदस्त हलचल का माहौल था। एक तरफ काउंटर नजर आ रहा था कि अगर आपको टैक्सी मंगानी हो तो वहां कहकर टैक्सी मंगवा सकते हो। रोजा ने मोबाइल निकाला और जगमोहन का नंबर मिलाने लगी। होठों पर मधुर मुस्कान नाच रही थी। फिर मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। रोजा बेसब्री से जगमोहन की आवाज सुनने का इंतजार कर रही थी। हेलो। अगले ही पल उधर से जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। कैसे हो जगमोहन? रोजा। हाँ। कोई खास खबर है तुम्हारे पास? बहुत ही खास। रोजा के होंठों के बीच छाई मुस्कान गहरी हो गई। क्या? मैं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। दूसरी तरफ से जगमोहन के गहरी सांस लेने का स्वर सुना। सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। रोजा की आवाज में जानलेवा भाव था। स्वागत है तुम्हारा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी तो नहीं मिल सकता। तुम आने से पहले बता देती तो तुम्हारे रहने का इंतजाम। तुम कहाँ हो? लखनऊ।
यहाँ पर कल प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है और 8 में से 5 सीआईए एजेंट लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए। एक यहाँ नजर भी आ गया है। इस वक्त मैं इसी काम पर हूँ। मैं लखनऊ आ जाती, क्या जरूरत है? मैं काम से फुर्सत पाकर दिल्ली पहुंच जाऊंगा। हम फोन पर एक दूसरे से बात करते रहेंगे। क्षणिक सोच के बाद फिरोजा ने कहा, लखनऊ में प्रधानमंत्री की रैली कहाँ पर हो रही है? रामलीला ग्राउंड में। ठीक है, तुम ये काम निपटा लो, हम जल्दी मिलेंगे। फिरोजा मुस्कुरा रही थी। कल तक की व्यस्तता है। तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? था, परंतु तुमने मुझे काम की खबरें देकर मेरी नाराजगी दूर कर दी। जगमोहन की आवाज आई। तो अब तुम मुझे वही जगमोहन बनकर मिलोगे? हाँ। मेरे आने से खुश हो? बोझ तो नहीं लग रहा? खुश हूं। जानते हो मैं क्यों आई? क्यों? हम शादी करके साथ रह सकें। जगमोहन की 2 पल आवाज नहीं आई। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं दबाव नहीं डालूंगी। मैंने अपने मन की बात तुम्हें बता दी। तुम्हारी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ। जगमोहन की शांत आवाज फिरोजा के कानों में पड़ी। तुमसे शादी करने का मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु ब्रिटिश जासूसी एजेंसी के चीफ को एतराज हो सकता है कि उसकी एजेंट। मैंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है शादी के बाद। ठीक है, बातें हम मिलने पर करेंगे। तुम किसी बढ़िया होटल में टिक जाओ। पैसे की फिक्र मत करना। परसों मैं दिल्ली आकर तुम्हें फोन करूंगा। बाय। बाय डियर, फिरोजा ने कहा और फोन बंद कर दिया। फिरोजा 2 पल वहीं ठिठकी रही, फिर सामान के साथ वापस एयरपोर्ट में प्रवेश कर गई। उसका इरादा फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचने का था। वो जगमोहन से जल्द मिलना चाहती थी, परंतु जगमोहन को इस काम के लिए डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जगमोहन का काम रुके। अगला दृश्य। जगमोहन ने फोन बंद किया तो प्रभाकर मुस्कुरा कर बोला, इतने प्यार भरे ढंग से किससे बातें कर रहे थे? अपनी होने वाली बीवी से। जगमोहन भी मुस्कुराया। तुमसे लड़कियां डरती नहीं? क्यों डरेंगी? मैं चौराहे का दादा थोड़ी हूं। इज्जत वाला काम करता हूं। डकैती डालने के काम को तुम इज्जत वाला काम कहते हो? क्राइम की दुनिया में जो भी काम बिना खून खराबे के किया जाता है, उसे इज्जत वाला काम ही कहा जाएगा। खून खराबा कभी नहीं किया तुमने? हुआ भी है कभी तो वो क्राइम वर्ल्ड के लोगों के साथ हुआ है। दौलत पाने के लिए किसी मासूम को कभी नहीं मारा। कभी ऐसा मौका आया तो काम से ही हट जाता हूँ। ये काम बहुत इज्जत वाला है। तुम्हारी बातें तुम ही जानो। वो लड़की जानती है तुम क्या करते हो? हाँ। उसे तुम्हारे काम से ऐतराज नहीं है? अभी तक तो नहीं है। उसके परिवार को तो ऐतराज। मैं उसके परिवार से नहीं मिला। वो इंग्लैंड में ऊंचे ओहदे पर सरकारी काम में है। ओह, फिर तो तुमने तगड़ा हाथ मारा है। प्रभाकर पुनः मुस्कुरा पड़ा। ये हाथ मारने वाली बात नहीं है, दिल लगने की बात। प्रभाकर का मोबाइल बजा। उसने बात की। दूसरी तरफ मुनीर था। जगमोहन उसके पास से हटा और मोबाइल निकालकर मार्शल को फोन किया। वहां की क्या पोजीशन है? मार्शल ने पूछा। छानबीन चल रही है। उन लोगों को ढूंढा जा रहा है, परंतु लगता है कि वो सतर्क हो गए हैं। अभी तक उनके किसी होटल में होने की खबर नहीं आई। वो किसी प्राइवेट जगह पर ठहरे हो सकते हैं, परंतु अभी तक एक ही मिला है, जो रामलीला ग्राउंड के पास मंडरा रहा है। मुनीर के आदमी उस पर नजर रख रहे हैं। मुझे यकीन है कि इसी तरह और भी हमारी नजरों में आ जाएंगे। उन्हें शूट क्यों नहीं कर देते? करना तो ये है, परंतु ये काम तब किया जाएगा जब वो ज्यादा संख्या में हमारे सामने होंगे। एक को मारा तो बाकी सतर्क हो जाएंगे, फिर वो हमारे साथ नहीं आएंगे। तुम क्या कर रहे हो? रामलीला ग्राउंड के आसपास की उन इमारतों को पहचानने की चेष्टा कर रहा हूं जहां से वो कल शाम प्रधानमंत्री का निशाना ले सकेंगे। इस बार पहले की अपेक्षा काम कठिन है, क्योंकि वो लोग सतर्क हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कल शाम वो स्टेज ही बम से उड़ा दो जहां? ये मुमकिन नहीं। जगमोहन कह उठा। वहां सीआरपीएफ का पहरा है 24 घंटे। ग्राउंड में पुलिस मौजूद है और भीतर किसी को आने नहीं दिया जा रहा। शाम 5 बजे से ग्राउंड में जाने की एंट्री खुलेगी। हम यहाँ जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि फिरोजा इंडिया पहुंच गई है। गुड, ये तो बढ़िया खबर है। बढ़िया खबर?
क्यों? हम फिरोजा से इस बारे में बयान ले सकते हैं कि अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री को मारने के लिए सीआईए के एजेंटों को भेजा है। ब्रिटिश एजेंट ऐसा बयान देगी तो अमेरिका को मानना पड़ेगा कि वो यहाँ बयान देने नहीं आई। क्या मतलब? उसने जो करना था कर दिया। अब उससे किसी तरह की आशा मत रखो। तुम्हें क्या परेशानी है अगर हम फिरोजा से बात करके उससे बयान लेने की चेष्टा करें? वो मेरी होने वाली पत्नी है। मार्शल की आवाज नहीं आई। वो मेरे से शादी करने आई है, जगमोहन ने पुनः कहा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी किसी बड़े खतरे में फंसे। अब वो महज ब्रिटिश एजेंट ही नहीं, मेरी होने वाली पत्नी भी है। वो किसी खतरे में नहीं फंसेगी, हम उसे सुरक्षा देंगे जगमोहन, मार्शल ने समझाने वाले स्वर में कहा। तुम्हारी सुरक्षा बेकार रहेगी, क्योंकि फिरोजा के हाईलाइट होने से मैं भी खतरे में फंस जाऊंगा। देवराज चौहान भी खतरे में फंस सकता है, क्योंकि फिरोजा मेरे से शादी करने वाली है। बात 5-10 लोगों की होती तो निपटा जा सकता था, परंतु ये तो अमेरिका की बात है। अमेरिका के पास सीआईए जैसी संस्था है। सीआईए के लोग कम से कम फिरोजा को जिंदा छोड़ने वाले नहीं। मैं और देवराज चौहान भी खामखा खतरे में। बात को समझो जगमोहन, अभी फिरोजा से तुम्हारी शादी हुई नहीं, ये सब पहले ही हो जाएगा और फिरोजा खतरे में पड़ जाएगी। बात तो वहीं की वहीं है। मार्शल, वो मेरी पत्नी ही है। हमारी शादी नहीं हुई अभी, परंतु दिल मिल चुके हैं। मैं उसे किसी खतरे में नहीं। जगमोहन, तुम मेरी बात सुनो। जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। मार्शल की आवाज नहीं आई। तुम फिरोजा को किसी मुसीबत में डालने की चेष्टा नहीं करोगे। वो तुम्हारी काफी सहायता कर चुकी है, अब उसे भूल जाओ। मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। देवराज चौहान भी पीछे हट जाएगा और फिरोजा भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। तुम्हारी ये बात देश की बेहतरी के लिए नहीं है। देश की बेहतरी अपनी जगह है और मेरी बेहतरी अपनी जगह। मुझे भी अपना परिवार बनाना है। आज एक लड़की मुझे पसंद आई और तुम कहते हो उसे भी देश प्रेम की भेंट चढ़ा दूं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। जगमोहन एक एक शब्द पर पूरे जोर देकर कह रहा था। मेरी बात सुन ली तुमने मार्शल? मार्शल की तरफ से खामोशी रही। फिरोजा की तरफ टेढ़ी आंख करके भी ना देखना, ये कहने के लिए मैंने फोन किया था, जगमोहन ने सख्त स्वर में कहा और फोन बंद कर दिया। आंखों के सामने फिरोजा का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। तभी प्रभाकर उसकी तरफ बढ़ता कह उठा। मुनीर का फोन था, उसने बताया कि एक और उसके आदमियों की नजर में आ गया है। और भी दिखेंगे, वो सब आसपास ही हैं, जगमोहन बोला। चलो हम उन इमारतों पर नजर मार लें, जहां से वो लोग बेहतर ढंग से प्रधानमंत्री का निशाना ले सकते हैं। तुम कुछ गुस्से में लग रहे हो? सब ठीक है, जगमोहन ने कहा और प्रभाकर के साथ इमारतों की तरफ बढ़ गया। मैंने मुनीर से कह दिया कि सीआईए के लोगों पर सतर्कता से नजर रखी जाए। दो तो हमें मिल गए, प्रभाकर बोला। हमें उनका ठिकाना जानना है कि वो कहाँ टिके हैं। ये पता चलने पर रात को उन्हें एक साथ घेर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं। ऐसा होते ही वक्ती तौर पर प्रधानमंत्री जी की जान का खतरा खत्म हो जाएगा। तब तक चुनाव हो जाएंगे, जब तक सीआईए दोबारा अपनी कोशिश को जामा पहनाएगी, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। वो पिचोको ही था जिसने एक रेडी से कुलचे खाए थे और पास ही की दुकान से जूस पिया था। योजना के मुताबिक वो रामलीला ग्राउंड के आसपास की जगहों का निरीक्षण कर रहा था कि शिकार करने के लिए मचान कहां पर बांधा जाए तो बेहतर होगा। उसने बाहर बाहर से रामलीला ग्राउंड का एक पूरा चक्कर लगाकर आसपास की जगहों को देखा था। कुछ इमारतों की निशानदेही भी की थी उसने कि वहां से रामलीला ग्राउंड के मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री का निशाना बेहतर ढंग से लिया जा सकता है। अभी वो उन इमारतों के भीतर नहीं गया था। रामलीला ग्राउंड के सिक्योरिटी को देखकर वो ग्राउंड की तरफ नहीं गया। वो जानता था कि ये सिक्योरिटी इसलिए है कि दिल्ली की तरह कोई यहाँ स्टेज के नीचे बम न लगा दे। उसे इमारतों में मचान बांधने में भी खतरा नजर आ रहा था। पिछली बार सूटल और बॉट को ढूंढ कर मारा गया था। ऐसा अब भी हो सकता है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी थी। जल्दी उसे इस बात का आभास हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। करीब 1 घंटा उसे इस बात की तसल्ली करने में लगा कि वास्तव में उसका पीछा हो रहा है। फिर वो एक चाय की दुकान पर पहुंचा। दुकान वाले ने बाहर भी 2 बेंच बैठने के लिए डाल रखे थे। वो वहीं बैठ गया। 2 आदमी वहां पहले से बैठे चाय पी रहे थे। पिचोको ने भी दुकान वाले को इशारे से चाय के लिए कहा।
उसने पीछा करने वाले को इस बात का एहसास न होने दिया कि इस बारे में उसे पता चल गया है। इधर उधर देखते पिचोको ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। इस दौरान उसने देख लिया था कि पीछा पीछा करने वाला वहीं आ गया है और दूसरे बेंच पर जा बैठा था। पिचोको जानता था कि उसका पीछा एक नहीं दो लोग कर रहे हैं। पिचोको ने मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल बजने लगी। बोल पिचोको। हेनरी की आवाज कानों में पड़ी। मैं रामलीला ग्राउंड की दक्षिण की तरफ एक चाय वाले की दुकान पर बैठा हूँ। पिचोको का स्वर बेहद धीमा था। काफी देर से मेरा पीछा किया जा रहा है। दो आदमी मुझ पर नजर रख रहे हैं। इसका मतलब इंडियन जासूसी एजेंसी वाले पूरी तरह सतर्क हैं और यहाँ अपना जाल फैला रखा है। हेनरी की आवाज आई। ये मत भूलो कि इन लोगों के पास हमारी तस्वीरें हैं। उसी कारण हम पहचाने जा रहे हैं। ऐसे हालात रहे तो काम कैसे होगा? काम तो करना ही है। हम लोग इससे भी बुरे हालातों में काम कर चुके हैं। हम शिकारी हैं। हर तरह के हालातों में हमें शिकार करने की आदत है। पिचोको की आवाज धीमी थी। काम तो होगा ही, इस बारे में दो राय नहीं। तुम पहचाने गए हो तो ये लोग बाकियों को भी पहचान लेंगे। वो सब भी यहीं पास ही कहीं हैं। इन लोगों की संख्या भी ज्यादा होगी। ये हमें शूट भी कर सकते हैं। हेनरी की आवाज कानों में पड़ी। खुद को बचाएं या शिकार को गोलियों से उड़ाएं? दोनों काम साथ साथ करने होंगे। तुम अब क्या करोगे? इन लोगों की नजरों से बचने की कोशिश करूंगा। फिर काम कैसे होगा? दिन में पहचाने जाने का खतरा है। काम रात को करना बेहतर होगा। ये लोग हमारा पीछा करके हमारा ठिकाना जान सकते हैं, फिर वहां घेर सकते हैं। ये खतरा तो है ही। तुम सबको फोन करके सतर्क कर दो। ठीक है। तुम अपना ख्याल रखना। पिचोको ने फोन जेब में रखा। चाय आ गई तो वो चाय पीने लगा। जैकी को ये खबर मिल गई थी कि इंडिया के जासूस रामलीला ग्राउंड के आसपास हैं और पिचोको को पहचाना गया है। उसका पीछा किया जा रहा है। हेनरी ने ही उसे फोन किया था। तब वो ग्राउंड की ग्रिल के सहारे खड़ा ग्राउंड के कामों को होते देख रहा था और उससे पहले वो ऐसी जगह तय कर चुका था जहां से वो प्रधानमंत्री का निशाना आसानी से ले सकेगा। वो जगह एक पेड़ था। काफी फैला हुआ पेड़ जिसकी मोटी टहनियां और तने इधर उधर बिखरे हुए थे। जैकी ने तसल्ली से उस पेड़ का मुआयना किया था। वहां से स्टेज की दिशा देखी थी जो कि सीधी पड़ रही थी। उसने सोच लिया था कि वहां से आसानी से प्रधानमंत्री का निशाना ले सकेगा। तब शाम के 4 बज रहे थे जब उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो काली पैंट और नीले रंग के 4 खानों वाली कमीज पहने था। 35 बरस का मध्यम कद काठी का था। जैकी ने उसे 100 फुट दूर अपने को ही देखते पाया। जब उसने उसे उधर देखा तो उस व्यक्ति ने नजरें घुमा ली थी। जैकी मन ही मन सतर्क हो गया था। अगर उसका पीछा किया जा रहा है तो गड़बड़ वाली बात है। जैकी वहां से आगे बढ़ गया। वो तसल्ली कर लेना चाहता था कि वो वास्तव में उसके ही पीछे है। जल्दी इस बात की तसल्ली हो गई। जैकी के दिमाग से सारे काम निकल गए। एक ही विचार उसके मस्तिष्क में था कि अपना पीछा छुड़ाकर वहां से निकल लिया जाए। परंतु वो ये भी जानता था कि ये काम आसान नहीं होगा। लेकिन जैकी ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसके सामने पीछा छुड़ाने का यह बेहतरीन रास्ता था। आगे बढ़ते हुए जैकी एक गली में प्रवेश कर गया। गली ज्यादा साफ नहीं थी, परंतु ठीक थी। इक्का दुक्का लोग इस वक्त गली में आ जा रहे थे। चलते चलते जैकी ने मोबाइल निकाला और पिचोको का नंबर मिलाकर फोन करने लगा। हेलो। हेनरी ने बताया कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। जैकी बोला। हाँ, उनके पास तस्वीरें हैं हमारी। वो हमें पहचान चुके हैं। पिचोको का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। मेरे साथ भी यही हो रहा है और वो मेरे पीछे है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं उन्हें खत्म करने जा रहा हूँ। ये सबसे आसान तरीका है उनसे पीछा छुड़ाने का। जैकी ने कहा। उनके और साथी भी आसपास हो सकते हैं। मैं उन्हें ग्राउंड से दूर ले जा रहा हूँ। वो एक गली में मेरे पीछे है। आगे ले जाकर उन्हें शूट करूंगा। शायद फायरिंग की आवाज तुम भी सुन सको। पिचोको के गहरी सांस लेने की आवाज आई। फिर उधर से उसने कहा, तुम जो करने जा रहे हो वो खतरनाक है। सतर्क रहकर करना। अगर मैंने उन्हें शूट नहीं किया तो वो मुझे शूट कर सकते हैं। तुम अपना ख्याल रखो। वो तुम्हें गोली मार सकते हैं। वो हमें पहचान चुके हैं।
तुम सबको खबर कर दो कि यहाँ से सीधा कोई ठिकाने पर ना पहुंचे। वो हमारा पीछा करके हमारा ठिकाना देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए खतरनाक बात होगी। जब तसल्ली हो जाए कि पीछा नहीं हो रहा है, तब ठिकाने पर पहुंचो। हमें यहाँ पर मेकअप करके आना चाहिए था, ताकि हमें कोई पहचान न सके। ये हमसे गलती हो गई। तुम अपना ख्याल रखो। दिल्ली में भी इन्होंने तस्वीरों के दम पर ही हमें पहचाना था। इतना कहने के साथ ही जैकी ने फोन कान से हटाकर बंद किया और जेब में रखा। फिर कपड़ों के भीतर फंसी रिवॉल्वर को टटोला। वो गली में सीधा आगे बढ़ता जा रहा था। गली में चलते हुए दाएं बाएं गलियों के मोड़ आ रहे थे, परंतु वो सीधा चला जा रहा था। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जैकी जानता था कि रिवॉल्वर पर साइलेंसर न लगा होने के कारण शोर होगा, परंतु उसे किसी भी बात की परवाह नहीं थी। अपने पीछे आने वाले को हर हाल में खत्म कर देना चाहता था, नहीं तो वो उसे मार देंगे। यही सोच रहा था जैकी। गली में काफी आगे निकल आने के बाद जैकी एकाएक बाएं निकलती छोटी गली में मुड़ा और वहीं दीवार के किनारे सटकर खड़ा हो गया। रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। दांत भिज गए थे, चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। तभी छोटी गली के भीतर की तरफ से एक बच्चा आता दिखा, जो कि उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर पहले ठिठक गया। जैकी ने उसकी परवाह नहीं की और शिकार के आने के इंतजार में दीवार से चिपका रहा। तभी जैकी के कानों में कदमों की आहट आने लगी। कोई तेजी से इस तरफ आ रहा था। जूतों की थप थप सुनाई दे रही थी। जैकी तैयार था, रिवॉल्वर के साथ। फिर एक फिर एकाएक वही नीली चेक शर्ट पहने गली का मोड़ पर आ ठिठका। अगले ही पल जैकी, जो दीवार के साथ सटा खड़ा था अगले ही पल जैकी को दीवार के साथ सटे देखकर चौंका और फुर्ती से जेब की तरफ हाथ बढ़ाया रिवॉल्वर निकालने के लिए। धाएं धाएं कानों को फाड़ देने वाले तेज धमाके हुए। दोनों गोलियां नीली चेक शर्ट वाले के चेहरे पर जा लगी। वो इस तरह पीछे को जा गिरा, जैसे उसके ऊपर पेड़ आ गिरा हो। उसके गिरने की तेज आवाज हुई। जैकी ने इसी पल सिर आगे करके गली में झांका कि इसका कोई और साथी तो नहीं पीछे। परंतु पीछे दो औरतें आ रही थी, जो उसे गिरते पाकर ठिठक गई थी। जैकी ने होंठ भींचे रिवॉल्वर को कमीज के भीतर पैंट में फंसाया और गली में तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता चला गया। इसी बीच वो पीछे की तरफ से बराबर सतर्क था कि कोई पीछे न हो। दो धमाकों की आवाज सुनकर लोगों के घरों के दरवाजे खुलने लगे थे। अगला दृश्य। पिचोको टहलता हुआ काफी आगे निकल गया, परंतु उसे अपने पीछे आने वाले दो व्यक्तियों का एहसास था। वो अलग अलग रहकर पीछा कर रहे थे। पिचोको सतर्क था कि कहीं वो उस पर फायरिंग न कर दें। तभी जैकी का फोन आया। बात हुई। मेरे पीछे एक था, उसे खत्म कर दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ और उसी जगह वापस जा रहा हूँ जहां से हम सुबह निकले थे। तुम्हारे पीछे पक्का कोई नहीं है? पिचोको ने शांत स्वर में पूछा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जैकी का तीखा स्वर कानों में पड़ा। पिचोको सोच भरे स्वर में होंठ सिकोड़ कर रह गया। अब तुम अपने लिए कुछ करो। सोच रहा हूँ। पिचोको चलते हुए बातें कर रहा था। वो अब भी तुम्हारे पीछे ही हैं? हाँ, दो हैं। तुम सबको फोन करके कह दो कि यहाँ से निकल जाएं। उन लोगों के पास हमारी तस्वीरें हैं, वो हमें पहचान रहे हैं। दोबारा हम नई तैयारी के साथ वापस आएंगे, जैकी ने कहा और फोन बंद कर दिया। पिचोको ने ग्रेगरी को फोन किया। बात हुई तो पिचोको बोला, हम लोग खतरे में घिरे हुए हैं। यहाँ पर इंडियन एजेंट हैं, उनके पास हमारी तस्वीरें हैं, वो हमें पहचान रहे हैं। ओह, ऐसा तुम्हारे साथ भी है? ग्रेगरी की आवाज कानों में पड़ी। क्या मतलब? मैंने अभी अभी दो लोगों को पहचाना है जो मेरे पीछे हैं। मेरे पीछे भी दो हैं, परंतु जैकी के पीछे एक था। जैकी ने उसे शूट किया और निकल गया। फिर तो वॉटसन और हेनरी भी उनकी नजरों में आ चुके होंगे। तुम उन्हें फोन करके सतर्क करो और यहाँ से निकल जाने को कहो। ठिकाने का रुख तब करें जब उन्हें भरोसा हो कि पीछे कोई नहीं है। तो इन्हें शूट करना पड़ेगा? कानों में पड़ने वाला ग्रेगरी का स्वर गंभीर था। अगर हमने इन्हें शूट ना किया तो ये हमें शूट कर देंगे। ये हमें पहचानते हैं, हमारा मकसद जानते हैं। मुझे तो हैरानी है कि अभी तक इन्होंने हमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया या शूट क्यों नहीं किया। इनसे निपटकर ठिकाने पर मिलते हैं। कहीं ये तुम्हारे पीछे ठिकाने तक न पहुंच जाएं। ऐसा नहीं होगा। वॉटसन और हेनरी को भी फोन कर दो। कहकर पिचोको ने मोबाइल बंद किया और जेब में डाल लिया। सड़क किनारे आगे बढ़ा जा रहा था पिचोको।
कुछ आगे जाने पर एक रेस्टोरेंट आया तो वो उसमें प्रवेश कर गया। इस वक्त रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं थी। एक टेबल संभाली उसने तो वेटर आ गया। पिचुको ने उससे खाने को कुछ मंगा लिया, परंतु उसके पीछे पीछे वो लोग भीतर नहीं आए थे जो उसका पीछा कर रहे थे। यानी कि वो अपने काम में माहिर थे। इस छोटे से रेस्टोरेंट में वो आते तो पहचाने जा सकते थे। पिचुको शक कर सकता था। यही वजह रही कि वो भीतर नहीं आए। वेटर खाने का सामान दे गया। पिचुको सोच में डूबा खाता रहा। शाम के 5:30 हो रहे थे। सूरज पश्चिम की तरफ जा चुका था। धूप सुनहरी और पीली हो चुकी थी। आधे घंटे बाद पिचुको रेस्टोरेंट से बाहर निकला। इधर उधर देखे बिना आगे बढ़ गया। पूरा एहसास था इस बात का कि वह दोनों उसके पीछे ही हैं। कुछ आगे जाकर वो एक पान की दुकान पर ठिठका और वहां से सिगरेट का पैकेट खरीदा। सिगरेट सुलगाई। सामने लगे शीशे में से पीछे का दृश्य देखा। एक आदमी पीछा करने वाला उसे 15 कदमों की दूरी पर दिखा। वो सिगरेट के कश लेता आगे बढ़ गया। अब तक वो रामलीला ग्राउंड से दूर आ चुका था। मन ही मन पिचोको तैयार था पीछे लगे दोनों व्यक्तियों को शूट करने के लिए। अब कपड़ों में छिपी रिवॉल्वर का एहसास उसे ज्यादा होने लगा था। तभी एकाएक पिचोको ठिठक गया। माथे पर बल पड़ गए। कश लिया। 3 धमाकों की आवाज उसने सुनी। उसके अनुभवी कानों को पलक झपकते इस बात का एहसास हो गया कि वो रिवॉल्वर से गोलियां निकलने की आवाज है, जो कि रामलीला ग्राउंड की तरफ से आई थी। अगले ही पल पिचोको पुनः आगे बढ़ने लगा। किसने गोलियां चलाई? ग्रेगरी ने, वॉटसन ने या हेनरी ने? या फिर इन तीनों में से किसी पर गोलियां चलाई गई हैं? बेचैन हो गया था पिचोको। उसके ख्याल से कम ग्राउंड के आसपास गोलियां नहीं चलनी चाहिए थी। वहां जासूस फैले हैं। ग्राउंड में पुलिस है। उधर फायरिंग हुई तो गड़बड़ हो जाने का अंदेशा पूरा था। पिचोको ने अपने दिमाग से इन बातों को निकाला और सोचा कि वो बहुत देर लगा रहा है। सॉरी, थोड़ा मुझे लग रहा है। हाँ, उधर फायरिंग हुई तो गड़बड़ हो जाने का अंदेशा पूरा था। पिचोको ने अपने दिमाग से इन बातों को निकाला और सोचा कि वो बहुत देर लगा रहा है। उसे अब तक फारिग हो जाना चाहिए था, यहां से निकल जाना चाहिए था। कहीं पीछे वाले उससे पहले ही हरकत में ना आ जाएं। उसने सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसलकर पुनः आगे बढ़ने लगा। नजरें आसपास घुमाई। शाम का वक्त हो जाने की वजह से अब लोग ज्यादा दिखने लगे थे। अधिकतर ऑफिस में काम करने वाली औरतें और मर्द थे जो ऑफिसों से बाहर निकल आए थे। पिचुको ने अपने कपड़े के भीतर हाथ डाला और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में छिपाते हुए दोनों बाहों को छाती में बांध लिया कि आसानी से रिवॉल्वर दिखाई न पड़े। फिर एकाएक पिचुको पलटा और वापस चल पड़ा। ये देखकर उसके पीछे अलग अलग आने वाले दोनों व्यक्ति घबराकर ठिठक गए। 10-15 कदम वापस चलने के बाद पिचुको जब एक के पास से निकला तो ठिठक कर बिजली की सी फुर्ती से छाती पर बांध रखी दोनों बाहें खोली और रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा करते हुए ट्रिगर दबा दिया। धाएं। तेज आवाज उभरी उस धमाके की और गोली पीछा करने वाले की छाती में जा लगी। वो दोनों हाथों से छाती को थामे नीचे बैठता चला गया। आसपास राह चलते लोग ठिठकने लगे। दो औरतों के होंठों से चीख निकल गई थी। पिचोको इन बातों से परवाह पिचोको इन बातों से बेपरवाह दूसरे व्यक्ति की तरफ रिवॉल्वर करके फायर कर चुका था, जो कि 20 कदम दूर सड़क के दूसरी तरफ था। परंतु वो शायद एकाएक गोलियां चलने से डर गया था। वो पलट कर भाग खड़ा हुआ था। पिचोको की गोली उसे नहीं लगी। उसके भागने पर पिचोको के पास बढ़िया मौका था वहां से निकल जाने का। लेकिन पिचोको की आदत नहीं थी शिकार को छोड़ने की। वो ऐसा शिकारी था जो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। पिचोको सड़क पार करता हुआ पूरी ताकत से उसके पीछे भागा। ये सब होता पाकर वहां मौजूद लोग हक्का बक्के रह गए। उसके पीछे भागते भागते पिचोको ने उस पर एक के बाद एक 2 फायर किए। एक गोली उसके हाथ के कहीं पास ही लगी। वो तड़प उठा। इसी में उसका भागना छूट गया और वो बांह पकड़कर लड़खड़ाया। तब तक पिचोको उसके पास आ पहुंचा था। दोनों की सांसें उखड़ी सी तेजी से चल रही थी। पिचोको ने दांत भींचकर रिवॉल्वर वाली बांह सीधी की और 2 फायर कर दिए। वो व्यक्ति चीख कर नीचे लुढ़कता चला गया। पिचोको ने तुरंत आसपास नजरें घुमाई। कई लोग दहशत में घिरे उसे देख रहे थे। एक दो दुपहिया वाहन भी कुछ दूरी पर रुक गए थे। पिचुको तेजी से एक मोटरसाइकिल वाले की तरफ दौड़ा। मोटरसाइकिल वाले युवक के चेहरे पर खौफ नाच नाच उठा।
अपनी मोटरसाइकिल मुझे दो, पिचोको गुर्राया। उसने फौरन मोटरसाइकिल उसके हवाले कर दी। पिचोको मोटरसाइकिल पर बैठा, रिवॉल्वर कमीज के भीतर फेंकी और मोटरसाइकिल दौड़ा दी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं रोकते हैं। कहानी की इतनी जबरदस्त स्पीड है कि बातों को सिंक करने में टाइम लग रहा है कि नहीं। मतलब मैं इतनी देर से आपको कहानी सुना रहा हूँ। अगर मुझे आप पूछें कि वो जो 8 नाम है वो कौन से हैं, सूटल और बॉट, उन दोनों के नाम तो थोड़े वो जल्दी हो गए। एक का नाम जैकी है, एक पिचोको है, दो हो गए, तीसरा ग्रेगरी, चौथा हेनरी, पांचवा ब्लॉर, छठा सूटल, सातवां बॉट, आठवां कौन है? देखा, तो इतनी तेज चल रही है कहानी की, जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो ठीक से सिंक में नहीं आ रहे। हालांकि हमें पता है और मजा आ रहा है, इसी चक्कर में हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही कहानी का इस कहानी का जो थ्रिल है वो यही है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिन भी दोस्तों ने हमारे कमेंट, हमारे वीडियो पर कमेंट्स किए हैं, हमारा हौसला बढ़ाया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और हालांकि मैंने जैसे कहा था कि आप में से, कहा क्या था, मैंने रिक्वेस्ट ही की थी कि आप में से जो भी दोस्त लोग हमें अपने जगह का नाम लिख दें तो उससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाता है। वैसे अभी तक तो कोई भी, मुझे लगता नहीं है कि कोई एक ही नाम जैसे हमारे दो साथियों ने कमेंट किया हो। फिर भी मैं, जिन भी साथियों ने हमारे लिए कमेंट्स किए हैं और जिनके नाम शायद मैंने पहले नहीं लिए होंगे, तो मैं उनके नाम लेकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। विजय जी, कृष्णकांत जी, अ, वासुदेव जी, राजेश जी, अ, पंकज जी, और कैसर जी, कैसर इमाम जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आपने कहानी सुनी, कहानी सुनने के बाद इतना वक्त निकाला कि आप हमारे लिए भले ही वेरी गुड लिखते हैं, आपका छोटा सा कमेंट, आप यकीन करें, बहुत तसल्ली देता है दिल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्त विक्रम का इसी तरह हौसला बढ़ाते रहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियां जल्दी से जल्दी लाऊं। और इसी चक्कर में दोस्तों, मैं एक एक कहानी एज अ गिफ्ट, पूरी की पूरी, मतलब जैसे अभी हम हर रोज एक एपिसोड अपलोड कर रहे हैं, मैं एक पूरी कहानी साइड बाय साइड और रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, जिसे मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने भाई का ये छोटा सा तोहफा पसंद आएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए। आने वाले भाग में इसका अगला भाग सुनेंगे। वैसे भी अब देख लीजिए कि 60 और 70, करीब 150 पन्ने और रह गए हैं। तो सुनते रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने दोस्त विक्रम के साथ कहानी वार्ता सुनते रहिए। अगली बार मिलने तक जय हिंद, वंदे मातरम।